सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर न सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि बड़ी ताकतें खुसूसन अमरीका अब खुलकर पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद और कलीदी इत्तेहादी करार दिया है। सदर ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में अमरीका के साथ भरपूर ताउन किया है और एबीगेट हमले में मुलव्विस दाइश दहशतगर्द की गिरफ्तारी पाकिस्तान की मदद से मुमकिन हुई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका अब दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहादी बन चुके हैं। अमरीकी सदर के इस बयान से भारत को बड़ा धचका लगा है। तवील अरसे से भारत आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश करता रहा, मगर अब आलमी बिरादरी बिलखुसूस अमरीका अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम कर रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत को अंदरूनी सतह पर भी तनकीद का सामना है। साबिक भारतीय जनरल्स और दिफाई तज्जियाकार मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। रफाल तैयारों की खरीदारी में मुबैना करप्शन पर नरेंद्र मोदी शदीद तनकीद की जद में आ गए हैं। सवाल यह है कि क्या मोदी हुकूमत इन तनकीदी आवाज़ों को सुनकर अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली लाएगी या हस्बे मामूल इन आवाज़ों को दबाने की कोशिश करेगी। इसके बरक्स पाकिस्तान को सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस वक्त पाकिस्तान को अमन का दाई और आलमी इस्तेहकाम का जामिन तस्वुर किया जा रहा है। आलमी बिरादरी खास तौर पर मगरबी ताकतें पाकिस्तान को सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। देखना है कि पाक भारत कशीदगी का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या कश्मीर का मसला एक बार फिर आलमी एजेंडे पर आ गया है? मजीद ये कि दोनों ममालिक में अंदरूनी सियासत और आलमी सिफारतकारी इस तनाज़े पर कैसे असर डालेगी। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्किदा इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में एक अहम लम्हा उस वक्त आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका के साथ भरपूर ताउन किया है, खुसूसन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। ये जुमला सुनते ही कॉन्फ्रेंस के शुरका के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. इस मौके पर सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी इंतजामिया ने कामयाबी से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर कराया है। उन्होंने दोनों ममालिक को पैगाम दिया कि झगड़ा छोड़ो, कुछ तिजारत करो, लेकिन भारत में माहौल कुछ और ही दिखाई देता है। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी सालिसी पर अंदरूनी भारत शदीद तनकीद हो रही है। अपोजिशन का इल्जाम है कि नरेंद्र मोदी ने थर्ड पार्टी मुदाखलत को कबूल करके भारत की रिवायती पोजीशन सरेंडर कर दी है और मसला कश्मीर को एक बार फिर आलमी सतह पर ला खड़ा किया है। साबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल नरावने ने जंगबंदी पर सवाल उठाने वालों को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। उन्होंने जोर दिया कि दोनों ममालिक को मसला कश्मीर पर जंग के बजाय बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जंग ना हो तो कोई रोमानवी फिल्म है और ना ही कोई हॉलीवुड ड्रामा, बल्कि ये एक संजीदा और तल्ख हकीकत है। War is not romantic. It is not your Bollywood movie. It is very serious business, and war or violence should be the last thing that we should resort to. And which is why our Prime Minister had said that this is not an era of war. Although wars will be forced upon us, unwise people, but war should not be what you cheer for. Again, people are asking that why did we not go for all-out war? But as a military man, if ordered, I will go to war. But that will not be my first choice. My first choice will always be diplomacy. लेकिन भारत में मौजूदा सियासी माहौल अमन और मुज़ाकरात के लिए साजगार नजर नहीं आता। भारत की फौजी नाकामियों ने मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर कई सवालात उठा दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल तैयारों की कारकर्दगी नाकाम रही, जिससे नरेंद्र मोदी के दिफाई दावों को शदीद धचका पहुंचा है। इस नाकामी के बाद मोदी एक बार फिर राफेल डील में करप्शन और फ्रॉड के इल्जामात की जद में आ गए हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार को इस माहदे में 7.5 मिलियन यूरो कमीशन की अदायगी की गई। नेशनल हेराल्ड इंडिया का कहना है कि ये रकम एक बिजनेसमैन सुशन गुप्ता के जरिए अदा की गई।
एनडीटीवी ने इंकशाफ किया कि भारत की सीबीआई के एक डायरेक्टर ने इस करप्शन केस की तफ्तीश रोक दी, जबकि दी वायर ने लिखा कि पायलट्स की नाअहली और तैयारों की तकनीकी खामियों ने मोदी सरकार की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। दिलचस्प अमर यह है कि जब फ्रांसीसी कंपनी ने तहकीकात की दरख्वास्त दी तो फ्रांस में तहकीकात हुई, मगर भारत में मुकम्मल खामोशी छा गई। प्रोग्राम में पहले बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत पर, जिसके बारे में अब इंटरनेशनल मैगजीन्स में ये बात लिखी जा रही है कि इसका रिस्क फैक्टर ख़त्म हो गया है और मिरेकल हुआ है इसकी इकॉनमी में, और ये इकॉनमी जो है वो अब रिस्की नहीं रही। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगे आरिफ हबीब साहब, जो आरिफ हबीब ग्रुप के सरबराह हैं, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मेरे साथ होंगे डिफेंस एनालिस्ट इंटरनेशनल अफेयर्स पर बात करते हैं कमर चीमा साहब, जिनसे हम बात करेंगे इस वक्त इंडिया पाकिस्तान की टेंशन के बाद जो एक इंटरनेशनल इमेज पाकिस्तान का बिल्ड हुआ है, और पाकिस्तान अब आगे कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करके किस तरह बढ़ेगा, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जानिब से कर्जे की दूसरी किस्त मौसूल हो गई है। ये मंजूरी ऐसे वक्त में दी गई है जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी उरूज पर थी और भारत ने इस किस्त की सख्त मुखालफत भी की। ताहम IMF ने यह वाजे किया कि पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी इस हिमायत की मुस्तहिक है। सीज फायर के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त बेहतरी देखने में आई है और इंडेक्स इस वक्त 15% का इजाफा रिकॉर्ड कर चुका है। इसके बरक्स भारतीय रुपया गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया है। मारूफ अमरीकी मालियाती मैगजीन बैरन्स ने पाकिस्तान की मईशत पर एक मज़बूत रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत अब हाई रिस्क नहीं रही है। गुज़िश्ता 2 सालों में पाकिस्तान ने हैरान कुन मुआशी बेहतरी दिखाई। इन्फ्लेशन 40% से कम होकर तकरीबन 0 पर आ चुका है। पाकिस्तान के जारी करदा यूरो बॉन्ड्स की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। स्टॉक मार्केट इंडेक्स 3 गुना बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन, सऊदी अरब या UAE से बगैर किसी गैर मुल्की कर्जे के पुराने कर्जों को रीफाइनेंस किया है, जिससे मईशत में इस्तेहकाम आया है। अगरचे इस दौरान रिसेशन भी आया, लेकिन स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ की बदौलत महंगाई में अब बहुत नुमायाँ कमी आ रही है। अब पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस जो है और ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उसमें हमें बहुत बेहतरी नज़र आ रही है। बैरन्स रिपोर्ट में यह भी निशानदही की गई है कि अब इस्तेहकाम आ चुका है, यानी स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, लेकिन मुस्तकबिल और मजबूत मुआशी तरक्की के लिए इक़दामात मज़ीद करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा। इस वक्त पाकिस्तान की 2/3 एक्सपोर्ट्स का इन्हिसार कॉटन, गारमेंट्स और सीरियल्स पर है। वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, जैसा कि भारत ने IT और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में किया। मिसाल के तौर पर भारत की सालाना IT एक्सपोर्ट्स $200 बिलियन तक पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान की औसत IT एक्सपोर्ट सिर्फ $3 बिलियन के करीब है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान का बिजनेस सेक्टर इस सूरत हाल को कैसे देख रहा है? क्या वो वैल्यू एडिशन, टेक्नोलॉजी और नई एक्सपोर्ट मार्केट्स की तरफ बढ़ने को तैयार है, और इसके लिए मज़ीद क्या इक़दामात उठाने की ज़रूरत है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं मारूफ बिजनेसमैन और आरिफ हबीब ग्रुप के सरबराह आरिफ हबीब साहब। आरिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये जो इंडो पाक टेंशन थी, कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें ज़ाहिर है इंडियन और पाकिस्तान दोनों की इकॉनमी पे इफेक्ट हुआ है, लेकिन इंडियन इकॉनमी पे इसका ज़्यादा इफेक्ट दिया है क्योंकि बड़ी मार्केट है। बट हाउ डू यू एनालाइज दिस होल सिचुएशन? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? देखिए, एक तो ये कि पाकिस्तान पर जो है वो एक झूठा इल्ज़ाम लगाया पहलगाम वाक़े का, और उसकी बेस पर जो है वो पाकिस्तान पे इंडिया जो है चढ़ दौड़ा, और चढ़ दौड़ने के बाद जो पाकिस्तान ने अपने दिफाई इक़दाम किए, और दिफाई इक़दाम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा कामयाब किए। और उससे जो है न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की जो प्रिपरेशन है, पाकिस्तान की जो अपनी जो स्किल्स हैं, वो स्किल्स दुनिया भर के सामने जो है वो ज़ाहिर हुई, और पाकिस्तान की रेटिंग में बेपनाह इजाफा हुआ। उसमें पाकिस्तानी अवाम, हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़, उनका सर जो है फ़ख्र से बुलंद हो गया। और न सिर्फ ये बल्कि हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ की आबादी है उनमें भी जो है वो एक खुशी की लहर दौड़ी कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में है कि वो अपना दिफा जो है वो कर सकता है। हालांकि ये जंग जो होती है वो किसी के भी मफाद में नहीं होती। जनरली उसमें लोग जो है उनका जानी नुकसान होते हैं, चाहे वो
पाकिस्तान में हो कि चाहे वो इंडिया में है। वो भी कभी कोई नहीं चाहेगा कि इंडिया में भी जो है लोगों के लिए जो है मुश्किल, लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि वो उन्होंने सिर्फ जो मिलिट्री टारगेट्स लिए, जबकि उनके अटैक में जो है वो सिविलियन भी जो है वो अफेक्ट हुए। तो ये सारा जो एपिसोड हुआ इससे पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो पहले बहुत ज़्यादा उसको रिडिक्यूल किया जाता था और समझा था कि पाकिस्तान जो है वो कोई कमज़ोर मुल्क है, लेकिन इसके बाद ये इमर्ज हुआ कि पाकिस्तान जो है वो एक ताकतवर मुल्क है। और इंडिया के बारे में जो इम्प्रेशन था वो बहुत ज़्यादा हाई था, वो आई थिंक उस पर डेंट आया और उसको गिरा, तो उससे ये ज़ाहिर हो गया कि ये एक जो है पाकिस्तान भी उतना ही ताकतवर है, पाकिस्तान बल्कि ज़्यादा ताकतवर है। लिहाजा बेहतर ये होगा कि दोनों ममालिक अपने तमाम मसाइल जो है वो टेबल टॉक के जरिए हल करें। आरिफ साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, क्योंकि ज़ाहिर इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ी है। हमें तो अपेरेंटली यही लग रहा है कि वो इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, जियो स्ट्रेटजिकली हर तरह से गलती कर बैठे हैं, क्योंकि हम इसकी जो एस्पेक्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं, सो यही रियलाइज़ हो रहा है कि इंडिया ने मिस कैलकुलेट किया है इस एडवेंचर के ज़रिए, और जो रिस्पांस या रिटेलिएशन पाकिस्तान ने दी है उसकी तमाम मार्केट को जो है वो डैमेज की है पाकिस्तान ने इंडिया की, क्योंकि एक जो इम्प्रेशन था इंडिया का वो अब सेटिसाइड हुआ है इस सारे प्रोसेस के बाद। मैं आई जस्ट वांटेड टू नो कि इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसको मिरेकल से ताबीर किया गया है। आपका क्या एनालिसिस है कि जो क्योंकि यहाँ तक कहा जा रहा है कि इट्स नो मोर रिस्की मार्केट, सो इसमें अब कोई पाकिस्तानी मार्केट में, इकोनॉमी में ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है, तो इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए ना, अभी 2 साल पहले ही जो है 2023 में, जून 2023 में हम उस नैश पर थे कि पाकिस्तान बस डिफ़ॉल्ट कर रहा है, आज कल जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, और वहाँ से हमने जो रिकवर किया है और बहुत ही थोड़े से अरसे में IMF के साथ मिल के जो है वो बहुत ही फैंटास्टिक रिकवरी जो है वो पाकिस्तान ने की है। इवन सबकी एक्सपेक्टेशन से जल्दी जो है वो रिकवरीज आएंगे, बल्कि अगर आप अभी IMF का बिहेवियर देखते हैं तो उससे भी पता चलता है कि IMF खुद भी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसने बहुत वर्क किया, और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी एक्सपेक्टेशन से जल्दी जो है वो रिकवर। पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह पोटेंशियल तो बहुत है, तो अब जो है चूँकि ये स्टेबिलिटी है, तो अब आई बिलीव एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मुझे उम्मीद है कि ये नए बजट के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि मुख्तलिफ जो बिजनेस एक्टिविटी को मज़ीद बढ़ाने के लिए जो है वो इक़दाम होंगे, ताकि लोगों को ज़्यादा रोज़गार के मौके हासिल हों। क्योंकि इन्फ्लेशन पे तो ना प्राइस की बात है, लेकिन उस इन्फ्लेशन को डील करना जो है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से भी डील होता है। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये बजट के अंदर जो हमें इंडिकेशन मिल रही हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म के इक़दाम होंगे कि जिसकी वजह से फर्दर जो है वो हमारी इकोनॉमी में स्ट्रेंथ आएगी, बिजनेसेस जो है वो बढ़ेंगे, और टैक्सेस में जो है वो कमी जो है वो होने की उम्मीद है। राइट सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वैसे कि ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट IMF अप्रूव्ड पाकिस्तान दिस इंस्टॉलमेंट, तो यानी पाकिस्तान की मार्केट पे या पाकिस्तान ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है इस ड्यूरेशन में, IMF की जो कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान जो है सारा डील करता रहा। तो इसका मतलब ये है कि इतनी टेंशन के ऊपर भी उनका किस्त का अप्रूव कर देना, वो इंस्टॉलमेंट जो पाकिस्तान की अप्रूव होना, और स्पेशली व्हेन इंडिया थ्रेटेंड पाकिस्तान के जी हम कोशिश करेंगे कि ये ना हो कि पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगा के कि जी ये पाकिस्तान पहलगाम में इन्वॉल्व है, इस कंडीशन के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की इंस्टॉलमेंट जो है वो अप्रूव की है। बड़ा मतलब एक वाकई ये मिरेकल, इकोनॉमी का भी मिरेकल है, और पाकिस्तान में होने वाले ये तमाम वाक़यात इस वक्त मिरेकल से ही ताबीर किए जा सकते हैं। अब मैं ज़रा ये आपसे सवाल रखना चाहता हूँ आपके सामने कि जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमारे, ये जो स्टेबिलिटी आई है, ग्रोथ की तरफ ले जाने का जो हमारा टारगेट है वो कैसे हासिल होगा? मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स अब अच्छी ग्रोथ की तरफ हमें कैसे लेके जाएंगे? क्योंकि कई दिहाइयों से पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स का नंबर है वो इतना ज़्यादा कोई
इम्प्रेसिव नहीं है, और उसमें भी कॉटन, सीरियल्स और गारमेंट्स पर हमारा रिलायंस है। सो डाइवर्सिफिकेशन में हमारे क्या चीज़ें रुकावट है, स्पेशली जब हम देखते हैं कि हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया जो है वो आईटी सेक्टर में से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट करती है और हमारी आईटी सेक्टर अब परफॉर्म बेटर कर रहा है, लेकिन इसका जो पोटेंशियल है अभी इससे ये काफ़ी पीछे है। जी, आई थिंक ये जो इस वक्त जो है वो ग्रोथ के लिए जो पॉलिसीज की डिस्कशन हो रही है, उसमें अक्सर एक बात ये आती है कि जब पाकिस्तान हायर ग्रोथ जो है वो के रूप पे जाता है तो वहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है और डॉलर्स की शॉर्टेज हो जाती है। तो ये एक इम्प्रेशन रहा है। तो उस इम्प्रेशन को डील करने के लिए अभी इस किस्म की बातें हो रही हैं कि ग्रोथ के लिए जो है वो ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए कि जहां डॉलर की स्पेंडिंग कम से कम हो, बल्कि डॉलर की जो है वो इनकम हो। तो उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर जो है जो आइडेंटिफाई किया उन्होंने, और SIFC ने भी जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें ये एग्रीकल्चर, IT, माइनिंग, हाउसिंग, ये जो सरफहरिस्त है, SMEs जो है वो सरफहरिस्त है। वो ऐसे सेक्टर्स हैं कि जो डॉलर्स की जो है वो सप्लाई को बेहतर कर सकते हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, और एट द सेम टाइम लोगों के लिए रोजगार के मौके जो है उसमें बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आप बताया एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी परसेंटेज हमारी आबादी की जो है इन्वॉल्व है, IT में बहुत लोग जो है वो की ज़रूरत होती है, हाउसिंग में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में जो है वो ज़रूरत होती है। तो आई थिंक ये अगर इस सेक्टर्स को जो उन्होंने टारगेट किया है और इस पे अगर वो काम करेंगे तो ग्रोथ भी अचीव करेंगे, और वो जो रिस्क है करंट अकाउंट डेफिसिट का वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे जो है वो एड्रेस हो जाएगा। तो उस पर आई थिंक बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिसी मेकर्स को भी अंडरस्टैंडिंग है, स्टेक होल्डर्स को तमाम को अंडरस्टैंडिंग है। अब ज़रूरत इस बात की है कि उसके ऊपर फोकस करके और उनको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। ठीक। सो आरिफ साहब, ये जो IT सेक्टर को प्रमोट करने के लिए अभी रिसेंटली इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें मज़ीद हमें अब क्या करने की ज़रूरत है? और मैं ज़रा आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जो फार्मा सेक्टर है इसमें भी हमारे पास बड़ा पोटेंशियल है, जो मेरी लोगों से बात होती है, लेकिन हमें वो जो इंडस्ट्री है उसका मानना ये है कि हमें उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। मेडिसिन में पाकिस्तान का रिलायंस फिर इंडिया पर होता है, और इंडिया इसकी सप्लाईज को मेडिसिन की एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पर यूज़ करता है। तो ये फार्मा में भी हमारा रिलायंस इंडिया पे कैसे कम हो? IT और फार्मा, इन दोनों सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें इंडिया ने ग्रो किया है। हम इस सेक्टर को मजीद कैसे बेटर कर सकते हैं? जो IT है, IT में तो आई थिंक जो है हमारी ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है। एक्सपोर्ट भी हमारी बढ़ी है और एक्टिविटी भी बढ़ी है। बट इसमें एक ये है कि जो फ्रीलांसर्स हैं, ये फ्रीलांसर्स का जो है वो बिजनेस काफ़ी बढ़ा है, लेकिन वो सारे के सारे डॉलर्स पैसे जो है वो पाकिस्तान में नहीं आ पाते, और उसमें कुछ पॉलिसी रिव्यू की ज़रूरत है। वो पॉलिसी रिव्यू ताकि वो पैसे यहाँ पाकिस्तान में आए, और पाकिस्तान में जब आएंगे तो वो ज़्यादा रिकॉर्ड भी होगा और हमें पता चलेगा कि इसमें एक रियल मानों में जो ग्रोथ है वो रिकॉर्ड पर आएगी। तो वो काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूट उसके बन रहे हैं, उसमें क्वालिटी ट्रेनिंग का जो है वो इंतज़ाम हो, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट तो जो है वो दुनिया भर में मौजूद है। तो उस पर जो है, और हमारे पास जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, और उनको ज़्यादा आपको ट्रेन करने की ज़रूरत है, और वो ट्रेन करके हम काम, और जो कंपनीज इसमें काम कर रही हैं, जो मैं समझता हूँ कि अच्छा काम कर रही हैं, उनको मज़ीद सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम यहाँ से सर्विसेज बाहर जो है वो बेच कर जो है वो डॉलर्स हासिल कर सकें। राइट, ठीक। सर मुझे ये बताइएगा, वैसे आपने अभी हवाला भी दिया है, थोड़ा सा बजट का रेफरेंस दिया है, बट व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशंस, या बिजनेस कम्युनिटी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बजट के हवाले से? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह का बजट होना चाहिए? आई थिंक बजट में देखें, पाकिस्तान के अभी रिसेंट पास्ट में जो इशूज़ थे, प्रॉब्लम वो ये था कि हाई इंटरेस्ट रेट था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब आधा हो गया है। इसमें मज़ीद कमी की जो है वो चांसेस हैं।
फिर दूसरा था इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस रीजन में जो है हाईएस्ट हो गई, उसमें कुछ कमी हुई है और अब प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है कि वो जुलाई में इंशाल्लाह इसमें और कमी एक्सपेक्ट की जा सकती है। तीसरा एरिया जो था हाई टैक्स रेट था, उसमें चूंकि जब से सुपर टैक्स लगा है और वो सुपर टैक्स का बर्डन होते हुए फिर ये 39% और बैंकों के लिए कोई 54% के करीब तक जो है वो टैक्सेस चले जाते हैं। तो उसमें ये सुपर टैक्स जो है वो विड्रॉल की जो है वो ज़रूरत है, और ये जो सैलरी क्लास पे टैक्स जो लास्ट ईयर बढ़ा था उसमें कमी की जो है ज़रूरत है, जो कि गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है कि वो कम करेंगे। और सुपर टैक्स में भी कहते हैं कि हमें अगर स्पेस मिला तो हम इसको कम करेंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास जो है वो इस दफ़ा स्पेस बेटर होगा, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि हमारी जो मार्कअप कॉस्ट है उसमें कोई 1 ट्रिलियन की कमी की एक्सपेक्टेशन है, ये इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से। फिर ये कि पेट्रोलियम प्राइसेस गिरी है, तो उसमें पेट्रोलियम लेवी जो है में भी जो है वो गुंजाइश निकली है। फिर वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके PSDP को जो है वो आउटसाइड द बजट ले जा सकते हैं, जिससे जो है मज़ीद कुशन पैदा होगा। फिर ये जो मुख्तलिफ एब्यूज़ हैं, मतलब ये कि मिस डिक्लेरेशन का है, फाटा पाटा के मैटर्स हैं, उसमें से जो है वो अच्छी खासी सेविंग हो सकती है। तो ये ऐसे हेड्स हैं कि जहाँ से गवर्नमेंट अपने लिए स्पेस पैदा करके ये अपनी इकोनॉमी को जो है वो कॉम्पिटिटिव बनाए इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन रेट और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी प्राइसेस। जब एक्टिविटी बढ़ेगी तो एनर्जी के प्राइसेस भी एक्टिविटी बढ़ने से जो है सब्सटेंशियली कम होगी, क्योंकि फिर हमारा जो है वो कैपेसिटी पेमेंट जो है वो बगैर यूटिलाइजेशन के नहीं पे करनी पड़ रही होगी, बल्कि उसकी यूटिलाइजेशन होगी तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आएंगी। तो ऐसे एरियाज बिल्कुल सामने जो है वो नज़र आ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक एरिया है कि जहाँ से हम अपना बोझ भी कम कर सकते हैं, और प्राइवेटाइजेशन की प्रोसीड्स को हम अपना डेट को जो है वो कम करने में भी यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारे एरियाज आई थिंक गवर्नमेंट के नॉलेज में हैं, और गवर्नमेंट उसको ये देख रही है कि इस स्पेस को किस तरीके से जो है अचीव किया जाए, और फिर उसको इस पर्पस के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाए कि हम रीजन में एक इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कॉम्पिटिटिव कंट्री के तौर पर जो है वो इमर्ज करें। फिर ये है कि हम हमारे यहाँ जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो इस वक्त आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस हैं वो बहुत कम है, तो उसमें जो है बहुत गुंजाइश है। तो अब ये जो रिसेंट अभी वाक़े हुए हैं उसके अंदर जो हमारी रेटिंग बढ़ेगी तो उससे भी आई थिंक जो है वो हमें फ़ायदा हो सकेगा। तो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ का कॉन्फिडेंस भी जो है वो बढ़ेगा, तो वहाँ भी वो अगर पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए देखेंगे तो पाकिस्तान जो है वो अच्छे इन्वेस्टमेंट रिटर्न की या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो ये सारे हेड्स है और एरियाज़ है कि जहाँ हम मेहनत करके और काम करें तो इंशाल्लाह ये हम यहाँ से काफ़ी बेहतरी जो है वो देख सकेंगे। राइट, थैंक यू सो मच। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आरिफ हबीब हैं और बता रहे थे कि किन सेक्टर्स को हम बेहतर कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ इंक्रीज़ की जा सकती है। पाकिस्तान की जो ग्रोथ अभी थोड़ी सी स्टैग्नेंट है, ज़ाहिर है, ड्यू टू सम रीजंस। विल डिस्कस इट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे कमर चीमा साहब जो एनालिस्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। उनसे ज़रा इस मामले पर बात करते हैं। चीमा साहब, हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट, ये जो अभी डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं सऊदी अरब के अंदर और जिस किस्म के उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, मतलब कमाल ही हो गया। ये तो सिर्फ अमेरिका तक नहीं रुके, लेकिन उन्होंने सऊदीया जाकर भी जो है वो इंडिया पाकिस्तान को फोकस बना के रखा हुआ है अपनी डिस्कशन का। सो हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? आदिल साहब, मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका की डीप स्टेट की जो नाउ हाउ या नॉलेज है उसको बाय करने से इनकार कर दिया है रिगार्डिंग साउथ एशिया।
देखिए वो जहाँ भी जाते हैं वो एक ही बात करते हैं, हमें जंग को बंद करना है। वो मिडल ईस्ट में कहते हैं प्रॉक्सीज से बंद करें, ईरान के साथ वो बात करना चाहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि वो एक अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं एज ए डील मेकर, पीस मेकर, और वो ये चीज़ें कर रहे हैं। और वहाँ पे बैठ के भी पाकिस्तान की बात करना और ये कहना, अब देखिए भारत बड़ा अनकंफर्टेबल है इससे। आपको पता है कल भी भारत के MEA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा जी कि हम डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं। और ये चीज़ जो है, और ख़ास तौर पे वहाँ पे जाके ये कहना कि इंडिया और पाकिस्तान अगर ट्रेड नहीं करोगे तो मैं, अगर सीज फायर नहीं करोगे तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। तो इंडिया की तो आपको पता है $191 बिलियन की ट्रेड है। इंडियंस ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ब्लफ करवा रहे हैं, तो शायद हमें ये इस तरह की सिचुएशन पैदा नहीं होगी, क्योंकि तमाम मुल्कों के साथ ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं। चाइना के साथ भी डील हो रही है, कनाडा के साथ भी डील हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सेकंड टाइम है कि डोनाल्ड ट्रंप की ईगो को हर्ट कर रहे हैं वो। एक तो ये बात है, दूसरा वो अपनी डीप स्टेट की जो प्ले बुक है उसको उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। नए माइंडसेट के साथ, नई सोच के साथ वो हर जगह वो अमन की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारत के लिए ये बड़ी परेशानी है कि एक तरफ तो उनको सीज फायर करना पड़ा, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन उन्होंने मानी, जो कि उनका पिछले 10 साल 9 साल से एक ट्रैक रिकॉर्ड था, हम नहीं मानते। इसलिए भारत के अंदर इस वक्त पैनिक है कि हम अमेरिका के जो इस तरह नीचे क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि वो तो कहते थे कि जी हम एक आज़ाद मुख्तार हैं, हम मल्टी जो अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, हम सब के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं। लेकिन ये जो कमज़ोरी दिखाई है उन्होंने सीज फायर करने वाली, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेशराइज़ किया उनको कि अमन के लिए साथ हों, अमन के लिए इकट्ठे हों, मेरा ख्याल है कि दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और मिडल ईस्ट और साउथ एशिया, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपना पूरा डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वेट डालें तमाम ममालिक के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल जो है खासतौर पर इस अपेरेंटली तो मुझे चीमा साहब डोनाल्ड ट्रंप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने जो ओवल ऑफिस में किया था वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक यूक्रेन जैसे मुल्क का हेड ऑफ स्टेट आकर मेरे साथ इस किस्म की गुफ्तगू करेगा। और जो वो चाहते थे कि रशिया और यूक्रेन वाला मैटर आते ही रिजॉल्व करें, जो उन्होंने अपनी कैंपेन में जिस चीज़ों का जिक्र किया था कि मैं ये जंगे शंगे बंद कराऊंगा, और ये मेरा ख्याल है जो उनको भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, यानी पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में, और अब वो मिडल ईस्ट में फोकस्ड हैं, तो शायद बड़े खुश भी नज़र आ रहे हैं मुझे इससे कि दोनों मुल्कों ने मेरी बात मान ली, और उनका ख्याल है कि उनकी कॉल को सीरियस लिया गया। सो एक क्या वजह ये भी हो सकती है कि इज़ हैप्पी कि पाकिस्तान ने और इंडिया ने उनकी बात भी मानी और उनका जो वो एंटी वॉर नैरेटिव है उसको स्ट्रेंथन किया। दूसरा, ये जो अब इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक टेररिज्म का नैरेटिव बनाता था, वो कितना उसके लिए डैमेजिंग हो गया, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप तो सऊदीया बैठकर भी यही बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान तो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट अलाई है, और वो तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी बड़ी मदद की है उसने, और पाकिस्तान जो है वो अभी भी इसमें हमारे साथ खड़ा है। तो इंडियन नैरेटिव पर कहाँ स्टैंड करता है ये जो उसने बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए इसमें आदिल साहब दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमें इस नैरेटिव को टर्न अराउंड करना है, और वो क्या है कि इंडिया इन्वॉल्व है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में, कनाडा में, अमेरिका में, कतर में इनके नेवी के लोग पकड़ेंगे। पाकिस्तानी तो दुनिया में कहीं नहीं पकड़ेंगे जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हों। हमें थोड़ा सा अपने ये डोमेस्टिक चीज़ों से निकल के मेरा ख्याल है पॉलिटिकल क्लास को इस चीज़ पे आना चाहिए। और दूसरा, इंडिया का कोई नैरेटिव नहीं मानता। मुझे बताएं दुनिया का दूसरा और कौन सा मुल्क है जो ये कहता है कि जी पाकिस्तान के हवाले से जो इंडिया की बातें मानता है? और अब तो वो देखिए टर्की के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं, टर्की भी जहादी है, सारे मुस्लिम वर्ल्ड जहादी है, और पाकिस्तान भी देखिए ये फ्रैंकली स्पीकिंग इनके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे लोगों को जो पढ़े लिखे सियाने लोग हैं, देखिए इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, पढ़े लिखे सियाने लोगों को तो डिसीजन मेकिंग में आने नहीं दिया जाता। हर बंदा डरता है कि अगर आपने मोदी के खिलाफ बात की तो आप अनपॉपुलर हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि मीडिया भी सारी बात है होस्टेज बना हुआ है, मीडिया भी आज़ादी चाहता है भारत का कि एटलीस्ट यार ये जो हमें डरा धमका के, और ये बिजनेस मॉडल में सारे के सारे चैनल्स उन लोगों ने ले लिए हैं जो नरेंद्र मोदी के बिजनेसमैन दोस्त हैं। तो मतलब मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर भी आज़ादी की बात हो रही है कि मोदी ने जो नफरत का जो नैरेटिव लेके आए हैं, नॉट फॉर पाकिस्तान। आप देखिए आदिल साहब, विक्रम मिश्री जो उनका फॉरेन सेक्रेटरी है उसको नहीं छोड़ा उन्होंने। आपने आज आपको पता है इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर को बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी गई है आज। तो सवाल यह है कि इतनी नफरत और इतनी कर्नल सोफिया कुरैशी को जो है वो उन्होंने टेररिस्ट की बहन करार दे दिया है। जी, कर्नल सोफिया कुरैशी को ये अपना राइजिंग शाइनिंग इंडिया हमें बताते हैं, ये कहते हैं जी हम बड़ा
हमारी कंट्री में जो है वो माइनॉरिटीज़ की, कर्नल सोफिया कुरैशी को टेररिस्ट की बहन करार दे दिया जो उनकी कंट्री को डिफेंड कर रही थी वहाँ से बैठ के। ये वो नफरत की और बुनियादें रख दी हैं नरेंद्र मोदी ने। अब वो चले भी जाएंगे तो इंडिया की जो एक बहुत बड़ा राइट विंग तबका है वो सबको ऐसे देखेगा, वो मुसलमान भारत में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो। मिडिल ईस्ट वाले तो लीडर से ये डरते हैं क्योंकि ये वहां जाके नौकरियां मांगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे हमें तो वो समझते हैं कि ये तो सब जो इनकी तो बात ही कोई नहीं, और जिस तरह वो मुसलमानों के साथ इंडिया में करते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने ये एक जो राइट विंग हॉकिश, ये जो हिंदू मेजॉरिटेरियन बुनियाद रख दी है, ये कहीं नहीं जा रही। ये इंडिया के अंदर एक लड़ाई शुरू होगी, मैं आपको बात बताऊं, और ये लड़ाई मोदी साहब हो या ना हो, ये होनी ही होनी है। क्योंकि निचले सतह पे देखें लोगों का एजुकेशन लेवल क्या है, लार्जली तो इतनी बड़ी लिटरेसी रेट नहीं है वहां पे, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी है या सच और गलत को प्रोसेस करने की जो कैपेबिलिटी है वो इतनी नहीं है। सो मेरा ख्याल है इसीलिए जो इंडिया की जो अपर क्लास है वो बोलती नहीं है। वो समझते हैं कि हम अगर बोलेंगे तो हमारे कोई इंटरेस्ट डैमेज हो सकते हैं। बिजनेस क्लास मोदी के इस नैरेटिव से अलाइन कर गई, बाकी जो मीडिया है वो भी बिजनेस की वजह से अलाइन कर गया। तो दे आर इन डीप वाटर, सीरियस ट्रबल है उनके लिए। नैरेटिव की लड़ाई खुद अपने लिए जो उन्होंने लोगों के लिए गड़ा खोदा था उसमें खुद गिर गए। जरा मुझे बताइए जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं इंडियन नरवाने, वो जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी आपको मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाना है, वो वॉर को अवॉइड करने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं अब टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा अपना रिलायंस बढ़ाना होगा। वो डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। खुद इंडिया में क्या ये एक इशारा है कि जो उनके मिलिट्री के लोग इस किस्म की बात कर रहे हैं उनका मोरल डाउन हुआ है मोदी की इस स्टूपिडिटी से? देखिए उसकी वजह, उसको जरा आप टॉप लेवल पे देख रहे हैं। जो इंडिया के CDS हैं जिन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है, आपको पता है ये शख्स जो ये जनरल साहब रिटायर हो गए हुए थे, इनको दोबारा यूनिफॉर्म बना के CDS की पोजीशन दी गई, पहली बात। अब ये सारे के सारे फौज जो है और एयरफोर्स और नेवी इनकी आपस में नहीं बनती। ये एक टर्म बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, कि हमें अफवाज के दरमियान इंटरऑपरेबिलिटी लेके आनी चाहिए। आर्मी कहती है जी कि जो एयरफोर्स है हमारी सपोर्टिंग आर्म है, तो एयरफोर्स कहती है हम सपोर्टिंग आर्म नहीं, हम फुल आर्म है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की फौज को पता चल गया कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जनरल नरवाने जो बात कर रहे हैं वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि आप हमें अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्योंकि इंडिया की फ़ौज बोलती नहीं, हम प्रोफेशनल हैं, हमें आप इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा है और लोगों को बुरा लग रहा है कि भाई ये हर दफ़ा इन्हीं की लीडरशिप में ये ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्यों इंडिया को दोबारा पाकिस्तान के साथ आप इस मुकाम पे जा रहे हैं कि जहाँ पे आपकी इंसल्ट होती है। राफेल भी गिर गए, S-400 भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, आपका सारा डिफेंस सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, अटैक भी हो गए, इज्जत भी ना रही, सीज फायर भी करना पड़ गया, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भी करनी पड़ गई। तो मेरा ख्याल है कि वो इंडिया की फ़ौज के अंदर बड़ी पैनिक है। लेकिन सारी बात है, एक चेन ऑफ कमांड है, बोल नहीं सकते। मैं समझता हूँ आप थोड़े दिन पहले जब ये जो मौजूदा एयर चीफ हैं इनकी स्टेटमेंट देखें जो उन्होंने राजस्थान में दी थी, उन्होंने कहा था हमें तो बहुत सारे जहाज़ चाहिए, हमारे पास तो जहाज़ ही नहीं है, और हमें हमारा R&D हम आज करते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट 10 साल बाद करते हैं। तो उनका इंटरनल सिस्टम बड़ा जो है आउटडेटेड है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन है वहाँ पे। और वो कहते हैं आउटडेटेड सिस्टम से हमें आप लड़वा देते हैं ताकि आप अपने पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स के लिए। तो फौज के अंदर ये रिजेंटमेंट है। सो जनरल नरवाने ने जो बात की है, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट कि एक तो उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, दूसरा देखिए फ़ौज को लड़ने के लिए लॉजिक चाहिए होती है। ये तो नहीं है कि आपने फैसला कर लिया आप वज़ीर आज़म है लड़ाई कर दो, और फिर आपको पता है ये इंडिया की फ़ौज को इज्जत भी नहीं देते। ऊपर बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर, वो कह देता है डिफेंस मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर आगे सर्विसेज चीफ को कहता है, तो वो वज़ीर आज़म तो उनको उस तरह रिस्पेक्ट भी नहीं देता जिस तरह देनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये इंटरनली ही एक रिवोल्ट है फ़ौज के अंदर। लेकिन बीइंग अ डिसिप्लिन्ड आर्मी वो खामोश तो ज़रूर हैं, लेकिन जो रिटायर्ड लोग हैं वो बोलते हैं। आप देखें कितने इंडिया के रिटायर्ड लोगों ने बोला है, इंडिया के जनरल साहबान ने कि पाकिस्तान से की जो फ़ौज एयरफोर्स से के हवाले से बातें उन्होंने की कि तगड़ी है, आर्मी के हवाले से बातें की, हम तो नहीं कह रहे, वो ये तो इंडियन जनरल्स खुद कह रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि एक साइलेंट रिवोल्ट है वहाँ पे, लेकिन ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम इसको कंप्लीट बाहर आने। फेयर इनफ। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कमर चीमा, एनालिस्ट इंटरनेशनल अफेयर मौजूद थे, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि रिवोल्ट अंदर मौजूद होगा इंडियन आर्मी के, जो कुछ उसको जिस तरीके से
नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया है फॉर हिज पॉलिटिकल गेन्स इन लास्ट 10-12 ईयर्स। तो अब रिटायर लोग उनके बात कर रहे हैं। डैमेज हुआ है इंडिया को, फिज़िकल डैमेज भी हुआ है उसकी, हमने एयर बेसिस भी ख़त्म की हैं, उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी हिट किया है और उसको डिप्लोमेटिकली भी डैमेज हुआ है। जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं कि दोनों मुल्क साथ बैठें और बैठकर जो है वो अपना मसला हल करें। सो भारत के लिए आने वाले दिन काफ़ी ट्रिकी और मुश्किल होंगे, क्योंकि पाकिस्तान को इस सारे एपिसोड के बाद बहुत गेन करने का मौका मिला और पाकिस्तान को इकनॉमिकली अपने आप को मजबूत करना है, ताकि भारत का ये जो मईशत की वजह से पूरी दुनिया में उसकी लॉबिंग काम करती है उसको भी कमज़ोर किया जा सके और दोनों मुल्क बराबरी की सतह पर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकें। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।